मैं कौन हूँ जो आपको आईबीपीएस पीओ मेंस की गाइडेंस देने के लिए वीडियो बना रही हूँ और आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए, क्यों मेरी बात सुननी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आईबीपीएस पीओ सेलेक्टेड हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन लिया है और मैं पिछले 1 साल से आईबीपीएस पीओ के तौर पे एक पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्किंग हूँ। और मैंने अपना सिलेक्शन किस स्ट्रेटजी से लिया, मैंने मीन्स में क्या ऐसा किया कि मीन्स में मेरे 40+ मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आए। तो वो स्ट्रेटजी आज मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि आपको भी क्या क्या फॉलो करना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में बहुत ही आसान होता है आपका सिलेक्शन लेना। क्योंकि मेंस में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है और क्वेश्चन आपको आते होते हैं, लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से सिलेक्ट करने हैं। उसमें सिलेक्शन बहुत मैटर करता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन उठाया जिससे आपने टाइम के अंदर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया। क्योंकि जो मेंस देने जा रहे हैं ना, सबका बेस बना हुआ है, सबका बेस अच्छा है, तभी उन्होंने प्री क्लियर किया है। लेकिन मेंस में आपको डिफरेंशिएट करेगा कि आपने उस टाइम क्वेश्चन कैसे चूज़ किए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाया। यही स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। दूसरी बात, मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। जो मेरे मेंस एग्ज़ाम के टाइम मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने 40+ स्कोर ज़्यादा किए। तो क्या क्या हुआ, तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि मेंस के एग्ज़ाम में आपको काम रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल कुछ फालतू सोचना नहीं है, कोई फालतू टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से रहना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं अपना मेंस का एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरा जो पीसी था एग्ज़ाम में बंद हो गया था। तो मेरा जो पीसी था एग्ज़ाम के टाइम पे बंद हो गया था और मैंने 3 बार पीसी चेंज हुआ मेरा, मैंने 3 बार शीट चेंज की। जब मेरा लास्ट में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जब मैं ऐसे लिख रही थी उस टाइम मैंने 3 बार सीट चेंज की, मेरा 3 बार पीसी बंद हो गया। मैं 3 पीसी पे बैठी, जो कि वहाँ का माउस वर्किंग ही नहीं थी। और उस टाइम वहाँ के स्टाफ को बिल्कुल भी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि अगर किसी में कुछ एरर आ जाते। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम में कभी टेक्निकल एरर आया था और वहाँ के स्टाफ को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि टेक्निकल एरर आ जाए तो क्या करना है। वहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्निकल बंदा था जो दूसरी लैब में गया हुआ था। जब मेरे में एरर आया, मैंने माउस में मैंने कीबोर्ड में टाइप किया, तो कीबोर्ड में क्या हुआ, मेरे वर्ड्स टाइप ही नहीं हो रहे थे, एक ही वर्ड बार बार टाइप हो रहा था। तो मैंने वहाँ के जो मेरे पास में जो इन्विजिलेटर था, मैंने उसको बोला कि मेरे माउस में, मेरे कीबोर्ड में एरर हो गया है, दोनों वर्किंग नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। उसने आके चेक किया, उसने उसको दोबारा से रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और जब तक मेरा टाइम चला हुआ था, रिफ़्रेश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर उसने दूसरे बंदे को बुलाया कि इसमें ना कुछ एरर हो गई है, आप चेक कर दो। मेरा टाइम चला हुआ है, वो दूसरे बंदे को बुला रहा है। दूसरा बंदा इतनी काफ़ी दूर था, उसको आने में 1 मिनट लगा, वो वहाँ तक चल के आया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने भी वही रिफ़्रेश करने का बटन दबाया कि हाँ मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। उसने रिफ़्रेश किया, तब भी मेरा वो जो टेक्निकल एरर थी वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जाके दूसरी लैब से किसी थर्ड पर्सन को लेके आए और फिर वो आया और उसने आते ही सबसे पहले मेरा सिस्टम बंद किया कि पहले इसको जो सीपीयू से क्या करना होता है कि अगर आपका कुछ ऐसे टेक्निकल एरर आ जाए तो मॉनिटर की जो वायर होती है जो सीपीयू से कनेक्टेड होती है वो आपको बंद कर देनी होती है। उसको आप निकाल दो, आपका टाइम वहीं पर रुक जाएगा। क्योंकि जब तक वो आया तब तक मेरे 5 मिनट वेस्ट हो चुके थे, टाइम चला जा रहा था, 5 मिनट चले गए थे। मैं बिल्कुल ऐसा थी कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो फिर जब वो उन्होंने आया, उन्होंने वायर निकाल ली कि आपका टाइम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा अभी। तो फिर उन्होंने टेक्निकल चीज़ें चेक करना शुरू की, तो उन्होंने ठीक किया। उन्होंने बोला कि ये हो गया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे 5 मिनट ख़राब हो गई, उसका क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि आपका टाइम आपको शुरू से वापस मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मुझे जब से मेरा इसमें सिस्टम में लैग हुआ अगर मुझे टाइम वापस मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने मेरा पीसी ठीक करके मुझे दिया, लेकिन मुझे जो वो 5 मिनट थे जब मैंने दोबारा से शुरू किया वो नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सिस्टम चालू था। समझ रहे हो कि मुझे वो 5 मिनट का टाइम वापस नहीं मिला क्योंकि मेरा सिस्टम चालू था। तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला, वो वहीं पे खड़ा था, मैंने कहा मुझे 5 मिनट तो नहीं मिले। तो उसने बोला कि मैडम इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपका सिस्टम चालू था तो इस वजह से आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन आप अपना कर लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो, मैं अपना काम करती हूँ। तो मैंने अपना काम शुरू किया। फिर मैंने वो उस सिस्टम में बैठ के चेक किया, तब भी मेरा सिस्टम नहीं चल रहा था। वो भी उसमें भी कुछ एरर था कि वहाँ पे भी मेरा सिस्टम नहीं चल रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद ही वायर निकाल दी। अगली बार सेकंड टाइम मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि मैंने सीपीयू की वायर निकाल के उसके बाद इन्विजिलेटर टीम को बुलाया कि मेरे सिस्टम में कुछ एरर है और ये नहीं चल रहा है, इसको ठीक करो।
तो वहाँ का एक इन्विजिलेटर आके मुझे बोला कि आपने सिस्टम बंद क्यों कर दिया, आपने वायर क्यों निकाल दी। मैंने बोला अपने टेक्निकल टीम को बुला के लेके आओ, मैं उनको बताऊंगी। तो उन्होंने अपने टेक्निकल टीम को बुलाया, जब तक वो आए तो वो उनको बोल रहे हैं कि सर इन्होंने वायर निकाल दी। तो वो टेक्निकल टीम वाला बंदा उस पर गुस्सा हो गया कि हाँ तो अच्छा ही किया ना, जब तुम इस चीज़ का ध्यान नहीं रख सकते हो कि इनका सिस्टम नहीं चल रहा है तो मैडम जो करेंगी वो तो करेंगी ही। तो मैंने उस तो क्योंकि वही करना होता है कि अगर आपका टेक्निकल एरर आ जाए तो आपको सीपीयू बंद कर देना होता है। सीपीयू से जो वायर कनेक्ट होती है पीछे, जो आपके मॉनिटर तक सिस्टम तक कनेक्ट होती है, उसको बंद कर दो ताकि आपका टाइम वहीं पर रुक जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि मैडम रुक जाइए, क्योंकि बाकी सबका जो एग्ज़ाम था वो 5 मिनट का ही बाकी था, कि 5 मिनट रुक जाओ कि अभी कोई पीसी खाली नहीं है। जब सबका एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे ही कोई पीसी खाली होता है मैं उसको चेक करके आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास 5 मिनट का टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। तो उस 5 मिनट के टाइम में, क्योंकि मैं ऐसे लिख रही थी और जो मैंने आधा ऐसे लिखा था वो वहीं पे था, तो फिर मैंने क्या किया, उस 5 मिनट में बैठ के मैंने अपनी रफ पेपर शीट पे एसए की जो आउटलाइनिंग होती है कि मुझे उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं, तो मैंने वो 5 मिनट बैठ के वो किया। और फिर जब मेरा सिस्टम दोबारा से चला और फिर मैंने आपको उसका एसए को कंप्लीट किया। लास्ट टाइम मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा, क्योंकि मैं इतनी स्पीड में लिख के आई थी कि मुझे कुछ नहीं पता। बट हाँ, मेरी वर्ड्स लिमिट अप्रोक्सीमेट हो गई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी जितने वर्ड चाहिए होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट उसका 90% तक मैं पहुंच गई थी, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में लिखा था उस टाइम जाके। क्योंकि मेरे पास ऐसे लिखने के लिए लास्ट में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट में मैं जो ऐसे लिख के आई मुझे नहीं पता, लेकिन बाय गॉड की ग्रेस से, भगवान की कृपा से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और मुझे उस टाइम 25 में से 18 नंबर मिले थे डिस्क्रिप्टिव में। 25 में से आपको जब 18 नंबर डिस्क्रिप्टिव में मिले, इन चीज़ों के बावजूद कि टोटल मिला के आपका उसमें 10 मिनट वेस्ट हो गया हो, टोटल मिला के मेरा 10 मिनट वेस्ट हो गया था उन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी मुझे टाइम मिला। तो जब मैंने टोटल टाइम नोट किया अगले बार जब मैंने शुरुआत करने के लिए, तो लास्ट टाइम मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे, क्योंकि मेरा 10 मिनट टोटल वेस्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पे शांत थी। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं उनको बहुत बोल के आई कि आप अपने टेक्निकल टीम को, कि आपका जो इन्विजिलेटर वाली टीम है उसको थोड़ा सा गाइडेंस करो, कि उनको ये चीज़ पता हो कि किसी बच्चे के साथ कोई एरर हो जाए तो करना क्या है। कि आपको उनकी टीम को यही नहीं पता है कि सीपीयू बंद कर देना या सिस्टम बंद कर देना, वो उस चीज़ को रिफ्रेश किए जा रहे हैं बार 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 बार। तो ये बाद में मैंने किया। खैर, ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपकी स्ट्रेटजी पे आते हैं, एक मैथ्स की स्ट्रेटजी। आई होप कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो आप में से किसी को भी कोई हेल्प मिले। अगर आपके साथ कभी फ्यूचर में ऐसा हो या कभी ऐसा हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सिस्टम बंद कर देना। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो मैंने किया था मॉक टेस्ट। मैं करती थी डेली का एक मॉक टेस्ट, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए डेली एक, किसी भी दो कंपनी के मैंने मॉक ले रखे थे। 2 कंपनी के मैंने मॉक टेस्ट परचेज किए। और उसके बाद मैं क्या करती थी, डेली का एक मॉक टेस्ट क्या करती थी, जीरो पे ही सबमिट कर देती थी। जीरो, मैं कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करती थी, जीरो पे ही उसको सबमिट किया। उसके बाद डेली के एक मॉक टेस्ट के पहले रीजनिंग के, फिर मैथ्स के, फिर इंग्लिश के, फिर जीए के सेक्शन वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट करना शुरू किया कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन वाइज क्या किया, क्वेश्चन शुरू किए। सबसे पहले मिसलेनियस, रीजनिंग में जैसे सबसे पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन किए, उसके बाद पजल की। रीजनिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले मिसलेनियस के कर लो, उसके बाद पजल के कर लो। क्योंकि क्या होता है कि पजल उस वहाँ पे एक बहुत आसान आती है और एक बहुत मुश्किल आती है। लेकिन आपको, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको चूज़ कर पा रहे हो कि आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है और कौन सी छोड़नी है, तो फिर आप पजल पहले अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाई चांस आपने वहाँ पे गलती से भी मुश्किल वाली पजल उठा ली जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रही है, तो फिर आपके मिसलेनियस वाले करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा और आपका ओवरऑल टाइम ख़राब हो जाएगा, पेपर ख़राब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करो, सेफ साइड खेलो कि पहले कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कर लो। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कुछ क्या होता है, 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ही आसान आते होते हैं जो आप फटाक से कर सकते हो। प्री आपने क्लियर किया, मीन्स में सेम ही होते हैं। उनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। जैसे डायरेक्शन वाले होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं और इनपुट आउटपुट वाले भी होते हैं। वो इनपुट आउटपुट वाले में भी डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा आया है। कई बार बहुत ईजी आता है और कई बार थोड़ा मुश्किल भी आ जाता है। तो पहले आपको क्या देखना है, आपको उसका लॉजिक समझ में आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए आगे जाओ। अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा 2 मिनट में भी, तो फिर उसको छोड़ दो। फिर क्या करना, पजल का। लेकिन पजल आपको एक तो ज़रूर करनी है। अगर आपको लीड लेनी है तो एक पजल तो ज़रूर करके आना, ताकि एक पजल करोगे तो आपका अच्छा खासा लीड मार्जिन हो जाएगा। 2 पजल कर लोगे तो आप सिलेक्शन ही हो जाएगा, फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आता है मैथ्स में।
तो मैथ्स में भी सबसे पहले क्या मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अर्थमेटिक के करने हैं, डीआई के करने हैं। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आते हैं। वो आपको डेली का स्पीड टेस्ट करना है। डेली का जो स्पीड टेस्ट आप करते होते हो ना, जो प्री में किया है, वो आपको कंटिन्यू रखना है, ताकि वो आपको मेंस में जो ये 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें आपको एज दिला देगा। आपको फटाफट क्वेश्चन करने हैं और निकल जाने हैं। डीआई में एक आसान आता है और एक मुश्किल आता है। डीआई 2 से 3 आते हैं, लेकिन एक बहुत ईजी आएगा, एक बहुत मुश्किल आएगा। वो आपको पिक करना है कि कौन सा आसान है। वो आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट से। जब आप डेली मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो उसमें आपको धीरे 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 चल, एक हफ्ता आपने लगातार मॉक टेस्ट कर लिया ना, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आगे बात करते हैं हम इंग्लिश की। जब हम इंग्लिश के करते हैं तो इंग्लिश में क्या है, एक तो डेली एडिटोरियल करना है। डेली एडिटोरियल करना है क्योंकि आपको पैराग्राफ आएगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल करना। डेली आपको एडिटोरियल रीड करना और उसको समझना है कि कम से कम टाइम में उसको समझा कैसे जाए, क्योंकि जो मेंस में जो क्वेश्चन होंगे वो समझने वाले होंगे, वो डायरेक्ट पैसे से नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो आपको इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट लाओगे, उसमें जो क्वेश्चन होंगे ना, वो डेली प्रैक्टिस करने हैं। इंग्लिश के लिए भी इतना सफिशिएंट है। आप देखना, जब आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे ना डेली का, आपके 3 से 4 घंटे लगेंगे उसमें आराम से। ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन 3 से 4 घंटे तो बिल्कुल आराम से लगने वाले हैं। उससे के बाद जो बचा हुआ आपके पास टाइम बचेगा एक मॉक टेस्ट करने के बाद, आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो मैं करती थी मैं बता रही हूँ। उसके बाद बचा है जीए। जीए जो आपको 3 से 4 महीने का करना ही करना है। बाकी बचा हुआ टाइम, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो 3 से 4 महीने का जीए करना है। तो बाकी बचा हुआ सारा टाइम मैं देती थी जीए की रिवीजन को, क्योंकि वैसे भी मेरा क्या था, मेरा जीए थोड़ा लूज़ पॉइंट था। मेरे को जीए के ज़्यादा करंट अफेयर मुझे ज़्यादा याद नहीं होता था, और मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाते थे कंटिन्यू। तो मैं लास्ट के 15 दिन में ही मेरे से जितना होता था, महीने 2 महीने 3 महीने का, मेरी कोशिश होती थी कि मैं 3 महीने का एक्यूरेट करके जाऊँ। उसके बाद 4 महीने का, शुरू में आपको क्या करना है, 3 महीने का तो आपको एग्जैक्ट करना ही करना है। अगर आप 4 महीने का कर सको, टाइम हो, तो चौथे महीने का बाद में उठाना है, लास्ट वाला। ठीक है, तो ये आपको जीए के लिए करना है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। जीए के बहुत ज़्यादा वेटेज है वहाँ पे। एग्जाम में कूल रहना, काम रहना, और ये स्ट्रेटजी अपनाना, इस तरीके से आप काम करना, आपका 101% एग्ज़ाम क्लियर होगा। मेरे कट ऑफ से 40 नंबर ऊपर थे, और मैंने एग्ज़ाम के मार्क्स आते ही मेरा ये हो, जब मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं बहुत, क्योंकि मेरे साथ ऐसी टेक्निकल एरर हो गई थी जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं क्या होगा कि मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में क्या किया था, जो मैथ्स इंग्लिश में, वो भी भूल गई थी एग्ज़ाम से निकलने के बाद। मेरे को ये था कि यार इतनी बड़ी टेक्निकल एरर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि मैं, जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें क्या 10 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, कि मेरे वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत ही डिलेमा में आ गई थी कि पता नहीं मेरा तो क्या ही होगा। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मुझे था कि यार हाँ, काफ़ी हद तक शायद मैं कहीं अच्छा करके आई हूँ, जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जब मैं गई, तो जब मेरे को एक इंटरव्यू दे के आई, तब तक मुझे मार्क्स नहीं पता था। इंटरव्यू देने के बाद जब मेरे मार्क्स आए, जब मैंने अपने मार्क्स चेक किए, तो मैं 101% श्योर हो गई थी कि हाँ यार, अब तो मेरा सिलेक्शन है। इंटरव्यू में चाहे वो मुझे कुछ भी मार्क्स दें, मेरा सिलेक्शन मेंस की वजह से ही हुआ है, और मेंस की वजह से ही सिलेक्शन होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, मेंस पे पूरा फोकस करो। इंटरव्यू में आपके हाथ में कुछ नहीं होता, वो आपको कितने मार्क्स दें, क्या ना दें, सब चलता है। इसलिए अपने मेंस पे फोकस करो, आराम से अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप सभी के लिए। आपका क्योंकि 12 तारीख को मेंस है, उसके बाद अभी आप डेली 15 दिन है आपके पास, डेली एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट, आपका मेंस बहुत अच्छा हो। और अगर आपको कोई और क्वेरी है, कुछ और जानना है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी, हर क्वेरी को सॉल्व करूँगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। आराम से स्टडी करते रहो, आराम से पढ़ते रहो, इसलिए सिलेक्शन लेना है अब की बार। ऑल द बेस्ट।